बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले पार्टिकल फिजिक्स के लेक्चर में हमने फाइनमैन रूल्स देखे थे। तो फाइनमैन रूल्स की मदद से अब हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स 1 के अंदर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमने मुकम्मल कैलकुलेट नहीं करनी, जस्ट लिखनी है। अलबत्ता पार्टिकल फिजिक्स 2 का जो कोर्स आएगा उसमें हम एम्पलीट्यूड लिखने के साथ साथ एम्पलीट्यूड को फाइंड भी करेंगे, उसको सिंपलीफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग के मीनिंग ये होते हैं कि दो पार्टिकल करीब आए हैं, उन्होंने कोई चीज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की, उनमें कोई इंटरेक्शन हुई है और इंटरेक्शन के बाद वो अपने अपने रास्ते पे चले गए हैं। जैसे कि एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन के पास आया और या एक इलेक्ट्रॉन एक म्यूऑन के पास आया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास आया, तो उन्होंने आपस में कोई चीज़ एक्सचेंज की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की, तो वो एक फोटान एक्सचेंज करेंगे। फोटान एक्सचेंज करके वो अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे, तो इसको स्कैटरिंग का नाम देंगे। तो स्क्रीन पे इस वक्त जो आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, ये डिफरेंट टाइप की स्कैटरिंग है। इन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट किस सेंस में है? डिफरेंट इस सेंस में है कि यहाँ पर पार्टिकल डिफरेंट है। जैसे कि पहली डायग्राम देखी जाए, तो पहली डायग्राम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा म्यूऑन है। तो इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन करीब आते हैं। फर्ज कर लें कि एक साइड पे ये इलेक्ट्रॉन है और दूसरी साइड पे ये म्यूऑन है। सॉरी, ये एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एक साइड से म्यूऑन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और उसने फोटान एक्सचेंज किया और वो अपने रास्ते पे चला गया। और इसी तरह से यहाँ पे म्यूऑन है, म्यूऑन ने एक फोटान एक्सचेंज किया और वो अपने रास्ते पे चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन की स्कैटरिंग है, इस स्कैटरिंग को नाम दिया जाता है मॉड स्कैटरिंग। यहाँ पर टू टाइप ऑफ स्कैटरिंग्स है इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन की। तो अगर एम वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल एम होगा तो उसको मॉड स्कैटरिंग कहेंगे, और अगर वी वेरी वेरी लेस देन सी होगा तो उसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग का नाम दिया जाएगा। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है, एक साइड से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरी साइड से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, और इसका प्रॉपर नेम है मोलर स्कैटरिंग। तो इसमें ये जो दूसरी डायग्राम बनी हुई है, इसको मैं फर्दर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इसकी मीनिंग क्या है। और एक और टाइप है, इसी टाइप की स्कैटरिंग है जिसमें एक साइड पे इलेक्ट्रॉन है और दूसरी साइड पे पॉजिट्रॉन है। तो अगर ऐसी कोई स्कैटरिंग होती है, इसको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग या इसको बाबा स्कैटरिंग का नाम दिया जाएगा। और एक टाइप है कॉम्पटन स्कैटरिंग कि एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और दूसरी साइड से गैमा पार्टिकल आ रहा है, तो इसको नाम दिया जाएगा कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो ये चंद एक टाइप्स हैं जो इलास्टिक स्कैटरिंग है। इसके अलावा इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की पेयर एनिहिलेशन होती है। ये देखिए, एक साइड से इलेक्ट्रॉन आया और दूसरी साइड से पॉजिट्रॉन आया और ये मिलके क्या बन गए? गैमा पार्टिकल बन गए। तो इसको पेयर एनिहिलेशन का नाम दिया जाएगा। पेयर एनिहिलेशन की एक और भी टाइप है कि इसके डिफरेंट डायग्राम्स पॉसिबल हैं। और एक पेयर प्रोडक्शन है कि एक साइड से गैमा पार्टिकल आया, दूसरी साइड से भी गैमा पार्टिकल आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट हो गए, तो इसको पेयर प्रोडक्शन का नाम दिया जाएगा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्कैटरिंग। तो आज जो हमने स्कैटरिंग पे फोकस करना है वो फर्स्ट टाइप देखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन म्यूऑन स्कैटरिंग है। तो इसकी एम्पलीट्यूड मैं लिखना आपको बताऊंगा कि इसकी एम्पलीट्यूड कैसे लिखी जा सकती। बाकी जो तमाम टाइप्स हैं इनके आपको असाइनमेंट दी जाएगी, ये आपने खुद स्कैटरिंग लिखनी होगी और जमा करवानी होगी। अलबत्ता इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये सारी की सारी जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड्स हैं, ये डेविड जे ग्रिफिथ की बुक इस वक्त जो मैंने आपके सामने ये दिखा दी है, ये डेविड जे ग्रिफिथ की बुक है। इसके अंदर तमाम की तमाम एम्पलीट्यूड्स एज एन एग्जांपल लिखी हुई, चंद एक हैं जो एक्सरसाइज के तौर पे दी हुई हैं।
तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो पहले टाइप मैं देखता हूँ स्कैटरिंग की। तो स्कैटरिंग की पहली टाइप के लिए सबसे पहले आपके लिए डायग्राम समझना ज़रूरी है। ये डायग्राम आपके सामने शो की गई है। लेफ्ट साइड वाले डायग्राम पे पहले आपने गौर करना है कि एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, और एक साइड से म्यूऑन आ रहा है। तो इनको इनकमिंग पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। याद रखें ये पार्टिकल्स हैं। बाज ऐसी भी टाइप्स आएंगी स्कैटरिंग की जिसके अंदर एंटी पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये इनकमिंग पार्टिकल्स हैं, और इस इलेक्ट्रॉन ने कोई फोटॉन एक्सचेंज किया म्यूऑन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया अपने रास्ते पे, जो कि आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन होगा, और म्यूऑन अपने रास्ते पे चला गया जो कि आउटगोइंग म्यूऑन होगा। तो एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही फोटॉन एक्सचेंज करेगा म्यूऑन की तरफ। ये भी पॉसिबल है कि म्यूऑन एक्सचेंज करे इलेक्ट्रॉन की तरफ फोटॉन। तो हाउएवर दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। कोई एक पार्टिकल फोटॉन देगा और दूसरा पार्टिकल गेन करेगा। तो यानी कि इसके दौरान मोमेंटम एक्सचेंज होगा या एनर्जी एक्सचेंज होगी, क्योंकि फोटॉन जो है वो एनर्जी पार्टिकल है या मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके मोमेंटम को p1 लिया गया है, और इनकमिंग म्यूऑन के मोमेंटम को p2। आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, क्योंकि उसमें कोई चेंज आ जाती है, दैट्स वाई उसका मोमेंटम p3 बन गया, और आउटगोइंग म्यूऑन का मोमेंटम, उसमें भी कोई चेंज आती है, उसका मोमेंटम p4 बन गया। और जो फोटॉन एक्सचेंज होगा ये वाला गैमा पार्टिकल, तो फोटॉन का जो मोमेंटम है इसको इंटरनल मोमेंटम का नाम दिया जाता है, और इंटरनल मोमेंटम यहाँ पर q है। तो ये तो डायग्राम आपको मैंने समझा दी कि डायग्राम के मुताबिक क्या है। अब इस डायग्राम को देखते हुए हमने एम्पलीट्यूड लिखनी है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ से शुरू की जा रही है। किसी भी एक जो है साइड से शुरू कर लेते हैं, बेशक इलेक्ट्रॉन वाली साइड से शुरू कर लें, बेशक म्यूऑन वाली साइड से शुरू कर लें। तो अगर इलेक्ट्रॉन वाली साइड से शुरू करें, आउटगोइंग पार्टिकल से शुरू करेंगे, तो आउटगोइंग पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन है। आउटगोइंग जो पार्टिकल होगा, पहले बात ये सुन लें कि जो पार्टिकल होगा उसका जो है कंट्रीब्यूशन वो यू से शो की जाएगी, और जो एंटी पार्टिकल होगा ये पार्टिकल के लिए है। ये आपने फाइनमेंट रूल्स में पढ़ा है। और जो एंटी पार्टिकल है उसकी कंट्रीब्यूशन वी से शो की जाएगी। हाँ, फिर जो है इनकमिंग और आउटगोइंग, उनका फ़र्क आ जाता है। उनका फ़र्क किस रिस्पेक्ट से आता है? जो इनकमिंग पार्टिकल होगा उसको यू से शो किया जाएगा, और जो आउटगोइंग पार्टिकल होगा उसको यू बार से शो किया जाएगा, और इसी तरह एंटी पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे ये आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन है, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन लिखिएगी यू बार। ये आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन है। अब इस कंट्रीब्यूशन के अंदर जो S3 लिखा गया है, S3 का मतलब इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, और P3 जो लिखा गया है इसका मतलब इसका मोमेंटम है। ये सिर्फ पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। इनके यहाँ पर एज सच कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है, ये सिर्फ उस पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कौन सा पार्टिकल है। ये वो पार्टिकल है जिसकी स्पिन S3 है और जिसका मोमेंटम P3 है। तो इतनी जो कंट्रीब्यूशन है ये आ गई आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन के लिए। आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन से अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे एक वर्टेक्स आता है। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पे दो पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं। तो वर्टेक्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसमें कंट्रीब्यूशन होती है आयोटा जी गैमा म्यू। ये जो नीचे जी के छोटा सा ई लिखा हुआ है, ई की मीनिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हर किस्म की जो इंटरेक्शन है उसके लिए अलग वर्टेक्स कंट्रीब्यूशन होगी। वर्टेक्स बेसिकली दो पार्टिकल्स को आपस में मिलाने को की कंट्रीब्यूशन है।
या यूं कह लें कि कपलिंग कांस्टेंट है, दो पार्टिकल्स को कपल करने में जो मदद देता है, तो इसको कपलिंग कांस्टेंट का भी नाम दिया जाता है। तो जी ई जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का कपलिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ पर पहले तो आ गई आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन, देन वर्टेक्स कंट्रीब्यूशन आ गई आयोटा जी ई गैमा म्यू। और गैमा क्या है, गैमा हम पहले पढ़ चुके हैं, बाइलिनियर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन भी फाइनमैन रूल्स को देखते हुए लिखेंगे। तो फाइनमैन रूल्स के मुताबिक इनकमिंग जो पार्टिकल है उसको यू से शो किया जाएगा। तो ये आ गया यू, और आगे फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी स्पिन s1 और मोमेंटम p1। तो इसको पहली ब्रैकेट के अंदर लिख ली, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन वाली साइड है इसकी कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर ये लिख चुके हैं। अब बात आती है जो इंटरनल फोटॉन है। इंटरनल फोटॉन को एक प्रोपेगेटर से शो किया जाएगा। प्रोपेगेटर वो पार्टिकल है जो एनर्जी को प्रोपेगेट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करके लेके जाता है या ट्रेवल करके लेके जाता है। तो यहाँ पर प्रोपेगेटर आएगा एक फोटॉन का। फोटॉन के लिए जो कंट्रीब्यूशन होती है प्रोपेगेटर जो फोटॉन का होता है वो माइनस आयोटा जी म्यू न्यू ओवर जितना भी उसका मोमेंटम होगा उसका स्क्वायर। यहाँ पर फोटॉन का मोमेंटम इंटरनल मोमेंटम क्यू लिया गया है, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गई माइनस आयोटा जी म्यू न्यू ओवर क्यू स्क्वायर। तो अब हम पहुंच चुके हैं दूसरी साइड पे, म्यू ऑन वाली साइड पे। म्यू ऑन वाली साइड पे जाके अगर देखें तो वो उसके अंदर भी आउटर पार्टिकल से आउटगोइंग पार्टिकल से शुरू करते हैं। आउटगोइंग पार्टिकल है म्यूऑन। तो म्यूऑन क्योंकि एक पार्टिकल है उसके लिए कंट्रीब्यूशन यू से लिखी जाएगी, लेकिन आउटगोइंग पार्टिकल होने की वजह से ये यू बार आ जाएगा। और पार्टिकल को अगर हम आइडेंटिफाई करने से पता चलता है इसकी स्पिन s4 है, मोमेंटम p4 है, इस वजह से इसको लिखा जाएगा u बार s4 p4। तो हॉटगिंग पार्टिकल के बाद हम पहुंच जाते हैं इस वर्टेक्स पे। वर्टेक्स अगेन वही कंट्रीब्यूशन आयोटा जी गैमा। अब यहाँ पे गैमा म्यू से थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए इसको गैमा न्यू लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वर्टेक्स हैं। दैट्स वाई एक को पहले वर्टेक्स को हमने गैमा म्यू लिखा है, दूसरे वर्टेक्स को गैमा न्यू लिखा है। और याद रखें थ्रू आउट जो एक्सप्रेशन है उसमें तमाम इंडाइसेस बैलेंस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखें म्यू और न्यू ये कोवेरिएंट की फॉर्म में, उसके मुकाबले में कंट्रावेरिएंट सॉरी फॉर्म में, उसके मुकाबले में जो जी म्यू नहीं है वो कोवेरिएंट के फॉर्म में है। ये म्यू और न्यू गैमा के म्यू और न्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन के अंदर कोई इंडेक्स नहीं है। तो वर्टेक्स की कंट्रीब्यूशन आ गई आयोटा जी ई गैमा न्यू। वर्टेक्स के बाद इनकमिंग म्यू ऑन है। इनकमिंग म्यू ऑन इनकमिंग पार्टिकल है, इस वजह से इसको यू से शो किया जाएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी स्पिन s2 और मोमेंटम p2 लिखा जाएगा। तो ये तमाम पार्टिकल्स जो इस फाइनमैन डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसको फाइनमैन डायग्राम कहते हैं फाइनमैन रूल्स की बेस पे। तो फाइनमैन डायग्राम के लिए हमने तमाम कंट्रीब्यूशंस लिख ली हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है कि क्या मोमेंटम कंजर्व करता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम करेंगे मोमेंटम पे। अब सम अगर करना है, सम को कंटिन्यूस फॉर्म में इंटेग्रल से लिखा जाता है। तो इससे तमाम कंट्रीब्यूशन के अंदर हमने क्या किया है कि इंटेग्रल इस्तेमाल किया है, ये इंटेग्रल। और फिर डेल्टा फंक्शन किस चीज़ को शो कर रहे हैं, डेल्टा फंक्शन मोमेंटम के सम को शो कर रहे हैं, मोमेंटम के बैलेंस होने का। तो ये पहले वर्टेक्स की बात करते हैं। पहले वर्टेक्स पे जो इनकमिंग मोमेंटम है वो है p1। तो ये डेल्टा फोर ऑफ इनकमिंग मोमेंटम p1 लिख लिया। आउटगोइंग मोमेंटम दो किस्म के हैं, एक आउटगोइंग मोमेंटम p3 है और एक आउटगोइंग मोमेंटम q है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस p3 माइनस q। जो आउटगोइंग मोमेंटम है
आउटगोइंग मोमेंटा है उसको नेगेटिव लिया जाएगा, इनकमिंग को पॉजिटिव लिया जाएगा। फिर दूसरे वर्टेक्स की अगर बात करें, दूसरे वर्टेक्स पे इनकमिंग मोमेंटम है P2, तो ये इनकमिंग मोमेंटम को पॉजिटिव लिखा गया। और Q भी दूसरे वर्टेक्स पे इनकमिंग है, दैट्स वाई उसको भी पॉजिटिव लिया गया। लेकिन जो P4 है वो आउटगोइंग है, इस वजह से P4 को नेगेटिव लिया गया। अब ये इंटरनल मोमेंटम क्योंकि हमने अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाया है, ये इस प्रोसेस का प्रॉपर हिस्सा नहीं है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, तो इस वजह से उस पे इंटेग्रल और डिफरेंशियल लिया गया, यानी कि उसको सम किया गया है। ये जो डेल्टाज लिखे गए हैं, डेल्टा शो कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, और उसके मुकाबले में जो इंटेग्रल d4q लिखा गया है ये शो कर रहा है जो इंटरनल मोमेंटा है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसको हमने क्या किया, साथ ही सम अप भी कर दिया या साथ ही उसको इंटीग्रेट भी कर दिया है ताकि मोमेंटम बैलेंस रहे। तो दूसरी डायग्राम मिस्टेकनली यहाँ पर शो होगी। दूसरी डायग्राम बेसिकली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के लिए जो आप लोगों की असाइनमेंट होगी। यहाँ पर अगर देखें ये वाली दूसरी डायग्राम है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, या ये जो ट्विस्ट डायग्राम होती है। ट्विस्ट डायग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं ये क्या होती है। ट्विस्ट डायग्राम ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया और फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, तो इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटॉन एक्सचेंज किया और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ठीक है, तो ये आ गई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। इसका मोमेंटम आ जाएगा P1, इसका P2 और इसका P3 और इसका P4, और दरमियान में गैमा पार्टिकल एक्सचेंज हुआ और जिसका मोमेंटम है Q। ये तो आ गई सिंपल डायग्राम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन आया इधर से और इसने मोमेंटम फोटॉन एक्सचेंज किया, और ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन आया ये इधर जाने के बजाय क्रॉस में चला गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आया था इसने वही फोटॉन गेन किया, गेन करके अपनी ही तरफ जाने की बजाय ये भी क्रॉस में चला गया। तो इस डायग्राम को ट्विस्ट डायग्राम कहते हैं। तो ट्विस्ट डायग्राम के अंदर क्या होता है, जो पहली मैंने डायग्राम बनाई है ये वाली, इसकी कंट्रीब्यूशन अलग से आएगी और इसकी एम्पलीट्यूड को लिखा जाएगा m1, और दूसरी डायग्राम जो ट्विस्ट डायग्राम है इसकी कंट्रीब्यूशन अलग से आएगी, इसके एम्पलीट्यूड को लिखा जाएगा m2। ये थोड़ा स्टाइलिश सा m होता है, इसको कैलीग्राफिक m कहते हैं, जो कि एम्पलीट्यूड को आमतौर पे पार्टिकल फिजिक्स में एम्पलीट्यूड लिखने के लिए इस तरह शो किया जाता है। तो ये दो एम्पलीट्यूड्स बनेंगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की, फिर इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को इकट्ठा किया जाएगा और ओवरऑल एम्पलीट्यूड फाइंड की जाएगी। लेकिन पार्टिकल फिजिक्स 1 के अंदर दोबारा मैं बता रहा हूँ कि हमने ओनली एम्पलीट्यूड लिखना सीखना है, उसको कैलकुलेट करना नहीं सीखना है। कैलकुलेशन जो है पार्टिकल फिजिक्स 2 के अंदर आएंगी। तो जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन म्यूऑन स्कैटरिंग, उसके लिए ऊपर हम कंट्रीब्यूशंस लिख चुके हैं। इन कंट्रीब्यूशंस को मिला के ये बन जाएगी फाइनल एम्पलीट्यूड। तो फाइनल एम्पलीट्यूड के अंदर जो Q है, Q को हम किसी एक चीज के साथ रिप्लेस करेंगे। कैसे? इस डेल्टा फंक्शन को पहले वाले को या जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, या दूसरे वाले डेल्टा फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अगर पहले वाले को जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो उस सूरत में क्या बन जाता है, P1 माइनस P3 माइनस Q इज इक्वल टू जीरो। वहां से अगर Q फाइंड कर लें तो यहाँ से Q इक्वल आ जाएगा P1 माइनस P3। तो यहाँ पर इस Q की जगह अगर P1 माइनस P3 रिप्लेस करें तो ये कंट्रीब्यूशन बन जाती है। ये देखें ज़रा, जो आयोटा और आयोटा है ये मिलकर नेगेटिव, वो नेगेटिव ये शुरू में लिख दिया गया है, और GE और GE मिलके GE स्क्वायर, गैमा म्यू न्यू इस G म्यू न्यू से कंट्रीब्यूट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो इसको ख़त्म कर देंगे और 2 पाई 4 डेल्टा फंक्शन के साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन बच जाएगी पहले वाली U बार
फिर इसी तरह ये गैमा म्यू बच जाएगा, और यू S1, और दूसरी ब्रैकेट से यू बार S4 और यू S2 ये बच जाएंगे, और दरमियान में गैमा न्यू। अच्छा जी, जी म्यू न्यू या तो जाके गैमा न्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर गैमा म्यू के साथ न्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर रह जाएगा गैमा न्यू। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जी म्यू न्यू को बैक साइड पे कॉन्ट्रैक्ट कर दें गैमा म्यू के साथ। अगर गैमा म्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो वहां पर जाके ये गैमा न्यू बन जाएगा। ठीक है, तो थ्रू आउट एक्सप्रेशन देख लें, गैमा म्यू और गैमा म्यू भी कॉन्ट्रैक्ट होके फिर जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें देखेंगे क्या बनता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि Q क्या आएगा। Q यहाँ पर लिखा हुआ है P1 माइनस P3। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि P2 प्लस Q माइनस P4 को 0 के इक्वल पुट करके वहां से Q आ सकता है। Q इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी P4 माइनस P2। तो यहाँ पर Q की जगह ये भी रिप्लेस किया जा सकता है P4 माइनस P2, तो डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा। So this is final amplitude written using Feynman rule। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।